हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल अपन लोगों ने बात करी थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन पर, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपना पाथ को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, मतलब वो अपने पाथ से हट जाती है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं अपने पाथ से हटने के, या तो वो अभिलंब की तरफ हटती है या अभिलंब से दूर हटती है। और अपन लोगों ने कल डिटेल में बात करी थी कि किसी भी लाइट का अपने पाथ से हटना वो केवल इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट अपना मीडियम, अपना माध्यम चेंज करती है तो ऐसी कंडीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, आप लोगों के पास चेंज हो जाती है। वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ को क्या कर देती है, हट जाती है, अपने पाथ से हट जाती है। अब आप देखो यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है, और ये इंटरफेस है जो दोनों मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। एक लाइट आई, एंगल आई से इंसिडेंट हुई और आर से उसको वो रिफ्रैक्ट हो गई। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या देखा, जो रे वो इधर की तरफ बेंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, अभिलंब की और मुड़ी। तो अपन लोगों ने कल डिस्कस करता है कि अगर सपोज रे अभिलंब की तरफ मुड़ रही है या अभिलंब की तरफ टर्न हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इट मींस अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि v1 बड़ा होगा किससे, v2 से। क्योंकि अपन ने कल बात की थी अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो अभिलंब की और मुड़ेगा, और अगर सपोज वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। आगे बस में। और इसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड अपन लोगों ने कल दो लॉस पढ़े थे, जिसमें से एक लॉ तो बिल्कुल एज इट इज वही कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पे ये लाई करते हैं। आप खुद देखो ना, रे ये प्लेन ही तो है, ये प्लेन ही तो है, इस प्लेन पे लाइट आ रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन पर है और रिफ्रैक्टेड रे भी इसी प्लेन पे जा रही है, तो ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। और जो नेक्स्ट जो अपन लोगों ने लॉ डिस्कस करा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपने पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में अपन लोगों ने क्या देखा था कि साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है ना, साइन आई अपॉन में साइन आर, या साइन आई साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा आप लोगों के पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वो उसकी जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी या जो कांस्टेंट होगा वो कौन होगा, हमेशा n/1, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब अपवर्तनांक होगा। आ गई बात में। और उसकी वैल्यू जब अपन इसको पूरा सॉल्व करके लिखा था तो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू आया था n2 अपॉन में n1 इक्वल टू v1 अपॉन में v2 इक्वल टू λ1 अपॉन में λ2। तो इस तरीके से कल अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे क्या करी थी, बात करी थी, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि जो रिफ्रैक्शन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो लाइट का पाथ से हटना ही, ठीक है ना, एक तरीके से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और लाइट अपने पाथ से तभी हटती है जब वेलोसिटी चेंज होती है। आई बात में। और वेलोसिटी को कंपेयर करने के लिए कि दो मीडियम का वेलोसिटी कंपेयर करना है तो कल अपन लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, वो पहली टर्म थी आप लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वापस एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन लोगों ने c अपॉन में भी लिखा था कि नहीं लिखा था, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट मींस जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश के वेग की क्या होता है, आप लोगों के पास इक्वल होता है। और अपन लोगों ने पहली बात बोल दी थी कि ये आप लोगों के पास क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो आप लोगों ने देखा था अपन लोगों ने इस तरीके से कि अपने पास एक इंटरफेस है, ऊपर की तरफ अपन लोगों के पास क्या है, पूरा का पूरा वैक्यूम है, और नीचे अपने पास कोई भी क्या एक मीडियम है। लाइट इस तरीके से आई थी, ठीक है ना, नॉर्मल देखेगा। और अब फैक्ट है कि वैक्यूम तो सबसे रेयर और मीडियम होता है, सबसे विरल माध्यम होता है, इसके रेस्पेक्ट में तो सभी डेंसर होंगे, सभी सघन होंगे। तो ये इधर की तरफ टर्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये आर हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, c है। तो मैंने आपको कल बताया था, और हमेशा याद रखना कि लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है, लाइट जिस मीडियम में एंटर करती है हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका अपवर्तनांक अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जिस मीडियम से वो आ रही है, जिस मीडियम से वो आ रही है। तो लाइट जिसमें एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से वो आ रही है। आई बात समझ में। तो जब भी अपन ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप हमेशा याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, या फिर फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो निर्वात, और अगर मैं सिंपल बात करूं तो एयर भी अपन लोग बोल सकते हैं। आगे बात में। और आप सबको पता है मैंने इस तरीके से यहां पे लिखा था जैसे कि ग्लास का,
अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये किसके रेस्पेक्ट में, ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू अपन लोगों ने कितनी लिखी थी 3.2। इसी तरीके से अपन ने वाटर का लिखा था, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, वही वैक्यूम या फिर एयर के रेस्पेक्ट में, और इसका लिखा था अपन लोगों ने 4/3। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को एक और लिखा था, जैसे ऑयल का मैंने आप लोगों को बताया था किसके रेस्पेक्ट में, एयर की। तो ये रिफ्लेक्ट सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक की, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फिर एयर के रेस्पेक्ट में या फिर फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में। आई पास में नेक्स्ट फिर अपन लोगों ने क्या डिस्कस करा था, नेक्स्ट अपन लोगों ने डिस्कस करा था रिलेटिव। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत सी बुक क्या लिखती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगली बात समझ में आप लोगों को। फिर नेक्स्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट अपन लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें अपन लोगों ने क्या देखा था, एक तरफ मीडियम एक था, एक तरफ मीडियम दो था। अब अपन दो मीडियम को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं। तो अब मैंने क्या बोला था, अब आप देखना, अगर मुझे यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो किसका करूंगा मैं मीडियम 2 का करूंगा। क्यों करूंगा मीडियम 2 का, इसलिए करूंगा क्योंकि जो रे है वो यहां से चल के किस में एंटर कर रही है, मीडियम 2 में एंटर कर रही है। तो मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, जिसका कैलकुलेट करना है पहले वो जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, N2 1। अब ये N2 की वैल्यू कितनी होती है, N2 की वैल्यू की C अपॉन में V2, N1 की वैल्यू कितनी होगी, C अपॉन में V1। ठीक, C से C कैंसिल, V2 नीचे V1 ऊपर, तो कितना जाएगा V1 अपॉन में V2, और मैंने V1 अपॉन में V2 किसके इक्वल बताया था, λ1 अपॉन में λ2। ठीक, और अगर मैं यहां पर मिरर लगा दूं, एक मिरर, और ये मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो फैक्टर अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ पे लौट जाएगी, तो ऐसे लौटेगी बिल्कुल और ऐसे बाहर निकल जाएगी वापस। तो अब इस मीडियम से चल के बाहर जा रही है, तो अब मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, N1 का अपवर्तनांक निकालूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, N2 के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या लिखूंगा, N1 2। ये N21 है, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका क्या बोलूंगा, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, अब देखो N1 यहाँ पे N2 अपॉन में N1 है, तो यहाँ पे V1 अपॉन में V2 आया, तो यहाँ पे N2 अपॉन में N1 अपॉन में N2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा V2 अपॉन में V1 इक्वल टू λ2 अपॉन में λ1। तो इस तरीके से अपन लोगों ने कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी क्या करी थी, बात की थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को अच्छे से आना ही चाहिए, क्योंकि अब ये जब तक अपन चैप्टर पढ़ेंगे हर जगह काम आएगा अपन लोगों के। अरे बात समझ में आप लोगों को, ठीक, देखो एक बार इसको, ठीक है। अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से संबंधित। अब आप देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं अपन लोग, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है आप लोगों से, उसमें कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। मतलब उसने आप लोगों को क्या दे रखा है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, किसके सापेक्ष, एयर। अब एयर बोलो, फ्री स्पेस बोलो, ठीक है ना, वैक्यूम बोलो, निर्वात बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। मतलब एयर के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 4/3। तो अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n को, और मीडियम इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं m। ये कितना हो जाएगा 4/3। देन फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। तो इस मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, vm कैलकुलेट करना है। तो देखना अब आप लोग, आप सबको पता होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c अपॉन में vm के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे vm इक्वल टू कितना हो जाएगा, c अपॉन में nm हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। c की वैल्यू आप सबको पता होती है 3 × 10⁸ और nm की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 4/3। तो ये 3 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे vm इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन में 3, सॉरी अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो उस मीडियम में जाती है उसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में कितनी थी 3 इंटू 10⁸ कितनी थी 3 इंटू 10⁸ अब कितनी रह गई 2.25। मतलब देख लो मीडियम चेंज होते वेलोसिटी में भी क्या हो गया चेंज। तो 3 से कितनी रह गई 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बस में। तो इस तरीके से अपन लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक से संबंधित अपन क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना होगा आप लोग। एक बार आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से करो, बताओ मुझे क्या आएगा आंसर। करेक्ट, देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है तो Ng लिख दे। ग्लास का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2। वही एयर के सापेक्ष दे रखा होगा या वैक्यूम के सापेक्ष दे रखा होगा। अगला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और किसका दे रखा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के या फिर वैक्यूम, बात एक ही है, ठीक है ना, निर्वात। तो ये जाएगा 4/3 आगे बस में। तो देन फाइंड आउट, अब बहुत ध्यान से देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। मतलब आपको क्या करना है ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष पानी के सापेक्ष। आगे बात में तो आपको किसका, जिसका अपन को फाइंड आउट करना होता है उसको ऊपर लिखना होता है और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना होता है उसको नीचे लिखना होता है। तो ये हो जाएगा Ng अपॉन में NW, और मैं इसको एक साथ क्या लिख सकता हूं GW। अरे बस में अब Ng की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/2 और उसकी वैल्यू कितनी है 4/3। ठीक, तो अब देखना 2 तो नीचे आ जाएगा और 3 किधर चला जाएगा ऊपर। तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा 9/8। किसकी वैल्यू आ जाएगी NGW की वैल्यू आ जाएगी 9/8। ठीक है ना, ए भाग हो गया अपना। सेकंड पार्ट देखो आप लोग। अब आपको क्या करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब अब पानी का ज्ञात करना है किसके सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन पे क्या लिखोगे NW अपॉन में NG। तो ये कितना हो जाएगा NWG इक्वल टू, अब कितना है वाटर का कितना है 4/3, ग्लास का कितना है 3/2। तो ये 3 तो नीचे आ जाएगा और ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर। तो ऐसी कंडीशन पे NWG इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा 8:9। आई बात समझ में। सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो आप लोग। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप लोग। थर्ड में क्या क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब अपन को क्या कर रखा है ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है कितना 3/2। तो हो जाएगा Ng इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है ना, फिर अपन को किसका दे रखा है वाटर का, पानी का दे रखा है। तो NW इक्वल टू कितना जाएगा 4/3। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मतलब VW दे रखा है अपन को। ठीक है ना, पानी में वेग कितना दे रखा, पानी में कितनी स्पीड दे रखी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अभी देखो वही 2.25। अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखो 4/3 किसका होता है 4/3 होता है वाटर का, और स्पीड याद करो 2.2 आई थी आप लोगों के पास। अरे बात समझ में। तो वाटर में दे रखा है तो आप लोगों को स्पीड कैलकुलेट करनी है किसमें, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है ग्लास में। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है किसमें ग्लास में। तब आपको ध्यान से देखना Ng को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं Ng को बताओ जल्दी से। ये Ng क्या है ग्लास का अपवर्तनांक, किसका ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है निर्वात के सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, फ्री स्पेस के सापेक्ष, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं C अपॉन में Vg लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और इसको क्या लिख सकता हूं C अपॉन में VW लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास Ng अपॉन में NW इक्वल टू कितना जाएगा C अपॉन में Vg अपॉन में C अपॉन में VW हो जाएगा। ठीक, C से C तो कैंसिल हो गया और ये Vg आ जाएगा नीचे और VW चला जाएगा ऊपर। तो Ng अपॉन में NW इक्वल टू हो जाएगा VW अपॉन में Vg। याद करो अपन लोगों ने लिखा था N2 अपॉन में N1 इक्वल टू होता है V1 अपॉन में V2। अगर 2 ऊपर होता है तो यहाँ पे 2 नीचे होता है, यहाँ पे अगर 1 नीचे होता है तो यहाँ पे 1 ऊपर होता है। तो देखो G ऊपर तो यहाँ पे G नीचे, यहाँ पे W नीचे तो यहाँ पे W ऊपर। अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है VG कैलकुलेट करना है। ठीक है ना,
तो VG, तो इसको तो इधर ले आओ, ठीक, और इसको उधर ले जाओ, इसको नीचे डाल दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास VW अपॉन में इंटू NW अपॉन में NG हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, VW की वैल्यू कितनी है 2.25 इंटू 10⁸ 8। NW की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, NW की वैल्यू आप लोगों के पास 4/3, और NG की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 3/2। अब आप देखना, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2.25 इंटू 10⁸ 8 इंटू 8 अपॉन में कितना आ जाएगा 9। अब आप लोग इसको सॉल्व कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, VG की निकल के आएगी, किसमें, मीटर पर सेकंड में। आगे बात समझ में, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 4th देखो अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है आप लोगों से कि अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक अपने पास प्रकाश की किरण है जिसकी आवृत्ति अपन लोगों को कितनी दे रखी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अपन लोगों को दे रखी है तरीके से 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है ना। इस पास्ड थ्रू अ लिक्विड, किसी एक लिक्विड से, ठीक है ना, वो द्रव से पास होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज फाउंड टू बी, मतलब उस लिक्विड के अंदर, उस द्रव के अंदर, उस लाइट की, उस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य, उस तरंग दैर्ध्य का मान कितना दे रखा है आप लोगों को, वो दे रखा है 450 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको n ज्ञात करना है। माध्यम मतलब m, मीडियम मतलब m, कैलकुलेट करना है आप लोगों को। तब आप देखना, आप सबको पता था nm इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन में vm होता है कि नहीं होता है, और आप सबको पता था वेलोसिटी, वेग को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन पे NW इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5 इंटू 10⁻14, ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा 450 इंटू 10⁻⁹ अब ये -9, ठीक है, -9, और यहाँ पे कितना है +14, तो या फिर ऐसा करो -9 को ऊपर जाके +9 में कन्वर्ट कर दो, +9 +8 कितना हो गया 17। अब ये -14 17, और ये जब -14, ये 14 ऊपर जाके माइनस का 14, तो आप लोगों के पास कितना बचेगा 10⁻3 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। यहाँ पर अब आप लोगों के पास एक तरीके से कितना हो जाएगा, ये 3 इससे कितने टाइम चला जाएगा 150 टाइम चला जाएगा, ठीक। तो अब आप लोगों के पास नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा आप लोगों के पास 1 अपॉन में 25 275 और ये 0, तो अब आप लोगों के पास ऊपर बचेगा 1000 अपॉन में नीचे बचेगा 7500, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हो गया 100 अपॉन में 75, 25 से कितनी बार जाएगा 4 टाइम, और ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम, तो NW इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 4/3। देखो 4/3 किसका होता है, 4/3 होता है आप लोगों के पास, 4/3 होता है वाटर का, मतलब ये मीडियम आप लोगों के पास, ये लिक्विड कौन सा है, ये लिक्विड आप लोगों के पास वाटर है। कभी कभार पूछ लेता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया तो बताओ लिक्विड कौन सा है, तो 4/3 किसका होता है आप लोगों के पास, लिक्विड का। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट देखना हो आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करके बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, कोई वेवलेंथ दे रखा है। अब आप लोगों को क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब आपको तरंग दैर्ध्य दे रखा है और अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है ना। आपको लैम्बडा दे रखा है, लैम्बडा कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, और अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5। अब आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बतानी। आगे बात समझ में आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े हम अपन, ठीक। देखो इसको सारा सब, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जो भी अपवर्तन है उसके अनुप्रयोग पे बात करते हैं कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली कहां कहां पर बहुत इजीली क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। और वो अपन लोगों के पास ग्लास स्लेब, कांच की पट्टी का 12th क्लास में इससे रिलेटेड अपन लोग लैब में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे।
ठीक। तो ग्लास स्लैब जैसे मैं सिंपल से जैसे मान लें कि तो ये चौक का बॉक्स है, लेकिन ये पूरा स्लैब टाइप में ही है, ठीक है ना। इसका अपना खुद का हाइट है, अपना खुद का विड्थ है, ठीक है ना, सब कुछ है इसके पास। तो अगर मैं इसको पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरा पारदर्शी कर दूं, तो ये जो आप लोगों के पास बनेगा, मैं इसको इजीली क्या बोल सकता हूं, ग्लास स्लैब बोल सकता हूं। आगे बस में अब मैं इस ग्लास स्लैब को बिल्कुल ऐसे रखूंगा और यहां से इस पे क्या कराऊंगा, लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा। और फैक्टर पूरा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी, तो लाइट बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो अपन यहाँ पे उस लाइट का जो पाथ है, उस पाथ को देखेंगे कि जब वो लाइट इस ग्लास स्लैब में से पास होगी तो उसका पाथ किस तरीके से होगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखते हैं अपन लोग, देखना आप लोग, ये इस तरीके से इस तरीके से अपने पास एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या विड्थ अपन लोगों ने मान लिया कि इसकी विड्थ आप लोगों के पास कितनी है, ठीक है ना, टी है। ठीक। अब आप देखना इस तरीके से अपन मानते हैं कि यहाँ पे तो मीडियम 1 है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N2, अपवर्तनांक कितना है, N2, ठीक है ना। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या है, डेंसर है, सघन माध्यम है, और बाहर वाला माध्यम अपन लोगों के पास क्या है, विरल है। आगे बस में अब एक लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ठीक, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन होगी, ये लाइन एक तरीके से क्या है, ये आप लोगों के पास होगी इंटरफेस। क्या होगा, ये आप लोगों के पास इंटरफेस। दो मीडियम को जो सेपरेट करता है वो आप लोगों के पास क्या होता है, इंटरफेस। अब जैसे ही रे इंटरफेस पे गिरी तो ये सबसे पहले किसको देखेगी, ये सबसे पहले नॉर्मल को ढूंढेगी। इस नॉर्मल को बोल देते हैं अपन एम एन, ठीक। और ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, आई। अगर ये इंटरफेस या ये ग्लास स्लैब नहीं होता, ये आप लोगों के पास क्या है, ग्लास स्लैब, कांच की पट्टी का, ठीक। अगर सपोज ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती, बिना डाइवर्ट हुए सीधे निकल जाती। लेकिन अब क्या होगा, फैक्टर रेयर से डेंसर में आ रही तो किधर की तरफ टर्न करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी कि नहीं होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, और इस तरीके से मुड़ के और ये इधर जाएगी। अब मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक कि बिल्कुल इसी पाथ में इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरीके से जाएगी यहाँ पे, ठीक। और ये आप लोगों के पास क्या बनेगा, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। अब जब तक मीडियम से मिलेगा तब तक कि बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़तेगी। और इस रे को अपन बोलेंगे एक तरीके से रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पे गिरेगी, ठीक, ये इसको अपन बोल देते हैं पी क्यू आर एस। अब कौन से सरफेस पे गिरी, आर एस सरफेस पे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, जैसे ही गिरेगी फिर किसको ढूंढेगी, नॉर्मल को, ठीक। अब इसको अपन बोल देते हैं एम डैश एन डैश। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, इसको इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं क्या, आर डैश। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब रेयर से डेंसर में आई तो किधर की तरफ बैंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब जैसे ही वापस अब डेंसर से किस में जाएगी, इंटर करेगी वापस रेयर में। तो फैक्ट है, अब अगर सपोज ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो रे किधर जाती, बिना डाइवर्ट हुए किधर निकल जाती, बिना डाइवर्ट हुए इधर निकल जाती। लेकिन अब जैसे वो क्या करेगी, वापस बाहर आएगी तो थोड़ा सा नॉर्मल से अवे बैंड होगी, मतलब नॉर्मल से दूर हटेगी। और जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो बिल्कुल इस तरीके से हटेगी वो कि आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल जो पहले वाला इनिशियल पाथ था ना, उस इनिशियल पाथ के ये वापस क्या जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। इनिशियल पाथ के क्या जाएगी, बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी। आई बात में। और ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को अपन ने बोल दिया ई, ठीक है ना, जिसको अपन लोग बोलते हैं एक तरीके से इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल मतलब निर्गत कोण, ठीक। और इस रे को अपन क्या बोलेंगे एक तरीके से, इस रे को अपन बोलेंगे इमर्जेंट रे। आगे बात समझ में आप लोगों को, तब आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। अब आप देखना यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार तो यहां पर हो रहा है और एक बार किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, ठीक। तो आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं
फॉर पी क्यू सरफेस। इसके लिए बात करते हैं अपन, पी क्यू सरफेस के लिए बात करते हैं। तब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर पी क्यू सरफेस के लिए बात करूंगा तो लाइट किधर से आ रही है, M1 से, किस में जा रही है, M2 में जा रही है, कि नहीं जा रही है। तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा N2 का। क्यों? क्योंकि इसमें एंटर कर रही है, और कहां से एंटर कर रही है, N1 से, तो ये N2 अपॉन में N1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ गई बात में। अब N2 अपॉन में N1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, साइन I अपॉन में साइन R, क्योंकि अपन ऊपर तो होता है इंसिडेंट एंगल और नीचे होता है रिफ्रैक्टेड एंगल, तो आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण, तो N2 अपॉन में N1 इक्वल टू कितना जाएगा, साइन I अपॉन में साइन R। कहां से लिया अपन लोगों ने, ये स्नेल्स लॉ के बात कर रहे हैं, स्नेल के नियम से। आ गई बात में, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब इधर देखना, 4 SR सरफेस। अब देखना किसमें एंटर कर रही है, किसमें एंटर कर रही है, वापस मीडियम 1 में एंटर कर रही है, और कहां से एंटर कर रही है, मीडियम 2 से एंटर कर रही है। तो मैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, यहां पे M1 का। किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा, M2 के रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, N1 अपॉन में N2 इक्वल टू, अब स्नेल लॉ क्या होता है, ऊपर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नीचे आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस वाले केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, साइन R डैश अपॉन में साइन E हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वेशन नंबर, आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। तो अब आप और आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन 2, तो ऐसी कंडीशन पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, N2 अपॉन में N1 इंटू N1 अपॉन में N2 इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R मल्टीप्लाई साइन R डैश अपॉन में साइन E हो जाएगा। देखो N2 से N2, N1 से N1 कैंसिल हो गया। तो अब देखना आप लोग नेक्स्ट, तो आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा साइन I अपॉन में साइन R इंटू साइन R डैश अपॉन में साइन E इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने यहां पे लिख दिया कि जो एंगल R डैश है वो एंगल R के इक्वल है। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि MN बिल्कुल पैरेलल है किसके, M डैश N डैश के। और आप खुद देखो Z बन रहा है, Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और अगर Z बन रहा है तो अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, R डैश होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे R और R डैश अगर इक्वल हो गए तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास साइन I अपॉन में साइन E इक्वल टू कितना, 1। तो ऐसी कंडीशन पे साइन I इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन E। इट मींस I इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट मींस अगर मैं यहां पर बात करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, निर्गत कोण के। आई बस में। तो अगर आप लोगों के पास सपोज ग्लास स्लैब है तो ऐसी कंडीशन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ इमर्जेंट के। तो तभी तो देखो आप, जिस एंगल से आई उसी एंगल से बाहर निकल गई, और अगर सपोज जिस एंगल से आ रही है और उसी एंगल से वापस बाहर निकल जाएगी, तो फैक्ट है ये दोनों रेज, ये इनिशियल पाथ और ये इमर्जेंट रे, ये हमेशा एक दूसरे के क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास, पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर आप बहुत ध्यान से देखना, यहां पर अपन क्या देखने की, जो ये वाली रे ये अपने पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, जाना किधर था, इधर, और जा अभी भी उधर ही रही है लेकिन थोड़ा सा इधर की तरफ आ गई। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे आप लोगों के पास, इंसिडेंट रे ये यही पाथ था इंसिडेंट रे का, ठीक, और जो ये इमर्जेंट रे, इनके बीच की जो ये आप लोगों के पास यहां से इधर से बात कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो पाथ इक्वल रहेगा हमेशा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर दो आप लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर दो। आई पास में, और इस परपेंडिकुलर लाइन को अपन ने क्या बोल दिया, x, और इस x को ही आगे जाके अपन लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक मतलब रहेगी उसके पैरेलली लेकिन थोड़ी सी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो एक तरीके से लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से वो परपेंडिकुलर, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे।
आ गई बस में। एक तरीके से आप लोगों के पास वो लंबवत दूरी है, ठीक है ना, किस किस के बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में। तो अपन को इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, इस x की वैल्यू, तो बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक। देखो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन देखो एम एन बिल्कुल सीधी है, और अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूं तो ऐसे आई, उसका मैंने डॉट डॉट से शो कर दिया। अगर ये एंगल आई है तो ये भी तो आई होगा। तो देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये पूरा एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से आर हो गया तो ये वाला एंगल आप लोगों के, ये वाला एंगल कितना बचेगा आप लोगों के पास, ये वाला एंगल बचेगा आप लोगों के पास आई माइनस आर, बचेगा कि नहीं बचेगा। आ गई बस में। तो आप बहुत ध्यान से देखना, ट्राइंगल देखना, इसको मैं बोल देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, इसको बोल देता हूं सी, ठीक। और इस डॉट डॉट लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, इस डॉट डॉट लाइन को आगे बढ़ा देता हूं और इसको बोल देता हूं डी। आ गई बस में। अब आप देखना, सबसे पहले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब आप देखना, ये अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो देखना, ये वाला एंगल कितना है आई माइनस आर, और ये एंगल कितना है 90। तो फैक्ट है कि अब ये आप लोगों के पास 20, ये आधार हो गया कि नहीं हो गया। तो फैक्ट है ये लंब हो गया कि नहीं हो गया, परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों को, परपेंडिकुलर लंब कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखना, मैं लिख सकता हूं यहां पे साइन आई माइनस आर, क्योंकि परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो परपेंडिकुलर के लिए मैं किसके पास जाता हूं, साइन के पास जाता हूं। तो साइन आई माइनस आर इक्वल टू, ठीक, मेरे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब सी बी अपॉन में कितना हो जाएगा AC। तो ऐसी कंडीशन पे साइन आई माइनस आर इक्वल टू कितना, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, सी बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा AC साइन आई माइनस आर। अब देखो AC ये वाला हाइपोटेनियस है कि नहीं है। अब देखो ये वाला जो हाइपोटेनियस है, आप लोगों को ये ट्राइंगल किसमें भी दिखेगा, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल अपन ले लेते हैं अब ADC, ये 90 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। अब देखो ये 90 और ये एंगल कितना है R, तो फैक्ट है ये बेस हो गया कि नहीं हो गया, आधार हो गया कि नहीं हो गया, पर ये लंब हो गया, ठीक, और ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया, हाइपोटेनियस हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको AC की वैल्यू चाहिए और आपको AD की वैल्यू पता है कितनी है T, तो अब आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस, ठीक। और आपके पास आधार की वैल्यू है, तो हाइपोटेनियस और बेस किसमें एक साथ आते हैं, कॉस में आते हैं कि नहीं आते। तो कॉस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा AD अपॉन में, यहां से आता है AC, तो ये हो गया AC। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं AC, तो AC इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास AD अपॉन में कॉस R, और AD की वैल्यू AD किसके इक्वल है, T के इक्वल, तो ये हो जाएगा T अपॉन में cos R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब AC की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ऐसी कंडीशन पे x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा T साइन I माइनस R अपॉन में cos R। यही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अपने पास एक फर्स्ट इसका क्या हो गया, अपन लोगों के पास एक अनुप्रयोग हो गया, ठीक, एक एप्लीकेशन हो गई, जिसमें अपन लोगों ने एक तरीके से ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को क्या करा, एक्सप्लेन करा, जिसमें अपन लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास इस तरीके से कोई एक रेक्टेंगुलर शेप की ग्लास स्लैब होगी, रेक्टेंगुलर शेप की ना, ठीक, तो ऐसे कंडीशन पर अपन क्या देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट के, मतलब आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा, निर्गत कोण के बराबर होगा। और अपन लोगों ने क्या देखा कि जब रे बाहर निकलेगी, जो निर्गत किरण होगी, जो इमर्जेंट रे होगी, वो अपने इनिशियल पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, हट जाएगी, अरे बस में। और इनिशियल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का जो ये लंबवत दूरी होगी, इस लंबवत दूरी को ही अपन लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों के, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है।